इतिहास के बारे में एक बड़ा अजीब विरोधाभास है ना? हम सब भविष्य को समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए इतिहास की तरफ देखते हैं, लेकिन इतिहास तो खुद उन घटनाओं का रिकॉर्ड है जिनका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। बिल्कुल। मतलब ये तो अप्रत्याशित और चौंकाने वाली चीजों का अध्ययन है। आज हम इसी गांठ को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हिस्ट्री एंड द सरप्राइज ऑफ द फ्यूचर लेख से कुछ बेहतरीन हिस्से हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि खास तौर पे निवेश और अर्थशास्त्र की दुनिया में अतीत के डेटा पर आंख मूंद कर भरोसा करना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। इसे शुरू करने के लिए स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सागन का एक बड़ा दमदार उदाहरण है। ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई हैं, हर समय होती रहती हैं। वाह, ये लाइन तो मतलब अपने आप में पूरी कहानी कह देती है, और ये उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर चोट करती है जिसे इतिहासकार को भविष्यवक्ता मानने की भूल कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये मान लेना कि जिसने अतीत पढ़ लिया उसे भविष्य का आईना मिल गया, जबकि सच तो ये है कि इतिहास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है। हाँ, ये हमें इंसानी फितरत को समझने में, हमारी उम्मीदों की सीमाओं को परखने में और गलतियों के पैटर्न को पहचानने में मदद जरूर करता है, लेकिन इसे भविष्य बताने वाला समझना ही सारी गड़बड़ की जड़ है। ठीक है, तो चलिए इस भूल की जड़ तक चलते हैं। निवेशक अक्सर निवेश को मतलब भौतिकी या भूविज्ञान जैसे विज्ञान की तरह क्यों देखने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इन विज्ञानों में अतीत का अरबों साल का डेटा हमें भविष्य के बारे में बहुत सटीक जानकारी देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने एक बार मजाक में कहा था, सोचिए भौतिकी कितनी ज्यादा मुश्किल होती अगर इलेक्ट्रॉनों में भावनाएं होती। खैर, निवेशकों में भावनाएं होती हैं, बहुत सारी भावनाएं। उनका डर, उनका लालच, उनकी असुरक्षा, उनकी उम्मीदें, ये सब मिलकर बाजार को एक जिंदा, सांस लेती हुई और पूरी तरह से अप्रत्याशित चीज बना देते हैं। आप सिर्फ पिछले चार्ट देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि लाखों लोग कल सुबह उठकर कैसा महसूस करेंगे। एक मिनट, ये रिचर्ड फेनमैन वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये आज भी उतना ही सच है? आजकल तो सब कुछ एल्गोरिदम और क्वांट ट्रेडिंग पर चल रहा है। क्या हम भावनाओं को समीकरण से बाहर नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही तो विरोधाभास है। हाँ, मशीनें ट्रेड कर रही हैं, लेकिन उन मशीनों को प्रोग्राम कौन कर रहा है? इंसान। सही बात है। और बाजार में जब बड़ी उथल पुथल होती है तो आखिरी फैसले कौन लेता है? इंसान। और जब डर या लालच की लहर फैलती है तो सबसे आधुनिक एल्गोरिदम भी वो सामूहिक भावना के आगे घुटने टेक सकते हैं, जैसा हमने कई फ्लैश क्रैश में देखा है। मशीनें गति बढ़ा सकती हैं, लेकिन दिशा अभी भी इंसानी मनोविज्ञान ही तय करता है। मतलब पैसे से जुड़ी हर चीज का सबसे बड़ा चालक वो कहानियां हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और उनकी प्राथमिकताएं। और स्रोत यही बताते हैं कि ये प्राथमिकताएं संस्कृति और पीढ़ी के साथ लगातार बदलती रहती हैं। जो चीज 1980 के दशक में एक निवेशक के लिए मायने रखती थी, जरूरी नहीं कि आज भी उतनी ही अहम हो। बिल्कुल, और ये हमें अनुभव के जाल तक ले जाता है। निवेशक माइकल बैटनिक का एक शानदार उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि आज के युवा निवेशकों ने कभी ब्याज दरें तेजी से बढ़ते नहीं देखी, इसलिए वे इसके लिए तैयार नहीं है। ये तर्क तो मैंने सुना है। हाँ, लेकिन बैटनिक का सवाल है तो क्या इस बार की बढ़ोतरी पिछली बार जैसी ही होगी? क्या अर्थव्यवस्था का ढांचा वैसा ही है? अनुभव आपको आत्मविश्वासी बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको भविष्य देखने की ताकत भी दे। कई बार तो ये आपको पुरानी धारणाओं में इतना जकड़ लेता है कि आप सामने हो रहे बदलाव को देख ही नहीं पाते। ये तो वाकई एक बड़ा खतरा है। तो अगर हम अतीत पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं तो असल में हम कौन सी बड़ी गलतियां कर सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके दो बड़े खतरे हैं। पहला तो यह कि आप उन बड़ी असाधारण घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। हाँ बिल्कुल, वो घटनाएं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल, इन्हें टेल इवेंट्स कहा जाता है। ये वो घटनाएं हैं जो संभाव्यता के ग्राफ के बिल्कुल किनारे पर होती हैं, जिनके होने की उम्मीद लगभग शून्य होती है, लेकिन जब वे होती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को कुछ गिने चुने लोगों और घटनाओं ने ही आकार दिया है। जैसे सोचिए एडोल्फ हिटलर, बिल गेट्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग, या फिर महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध या 9/11 जैसी घटनाएं। ये वो चीजें हैं जो किसी भी स्प्रेडशीट या मॉडल को बेकार कर देती हैं। 9/11 का उदाहरण तो वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ,
स्रोत में इसका जो विश्लेषण है वो दिखाता है कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित तरीके से जुड़ी हुई है। जरा इस सिलसिले को देखिए। 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका पर हमला किया। अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाकर लगभग शून्य कर दी। अच्छा। इन बेहद कम दरों ने लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और एक विशाल हाउसिंग बबल बना। 2008 वाला। हाँ, 2007-8 में जब वो बबल फटा तो दुनिया भर में वित्तीय संकट आ गया। उस संकट की वजह से लाखों नौकरियां चली गई। नौकरियों के खराब बाजार को देखते हुए लाखों युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद में कॉलेज चले गए, जिसके लिए उन्होंने भारी लोन लिया। और नतीजा, आज अमेरिका में $1.6 ट्रिलियन का स्टूडेंट लोन का पहाड़ खड़ा है। रुकिए, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने कभी भी इन दो बिंदुओं को इस तरह से जोड़ा नहीं था। आप कह रहे हैं कि आज के स्टूडेंट लोन संकट की एक जड़ 2001 के उस आतंकी हमले में है। ये वाकई दिखाता है कि हम कितने अदृश्य धागों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। क्या कोई 2001 में ये भविष्यवाणी कर सकता था? शायद नहीं। ये विश्लेषण की विफलता नहीं है, ये कल्पना की विफलता है। हम ऐसी चीजों की कल्पना ही नहीं कर पाते जिनकी कोई मिसाल न हो। तो ये नसीम तालिब की किताब वाले उदाहरण जैसा ही है, जहां प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी के अब तक के सबसे ऊंचे जल स्तर को भविष्य के सबसे बुरे बाढ़ का पैमाना मानते थे। या फिर जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे उस इलाके के इतिहास के सबसे भीषण भूकंप को झेलने के लिए बनाया गया था। दोनों ही मामलों में वे ये कल्पना करने में ही चूक गए कि अतीत से भी बुरा कुछ हो सकता है। वे ये भूल गए कि जो सबसे बुरी घटना इतिहास में दर्ज है वो अपने समय में खुद एक अभूतपूर्व घटना थी। ठीक है, तो एक खतरा तो ये है कि हम किसी ऐसी घटना के लिए तैयार नहीं है जो पहले कभी नहीं हुई। लेकिन क्या सिर्फ यही एक खतरा है, या अतीत हमें किसी और तरीके से भी धोखा दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा खतरा शायद और भी ज्यादा गहरा है। वो ये है कि हम मान लेते हैं कि दुनिया के नियम बदले ही नहीं हैं, जबकि वे लगातार बदलते रहते हैं। मतलब हम एक ऐसे खेल के लिए पुरानी नियम किताब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके नियम ही बदल चुके हैं। इतिहास भ्रामक हो सकता है क्योंकि दुनिया में लगातार ढांचागत बदलाव होते रहते हैं। इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं? बहुत सारे हैं। वित्तीय उत्पादों को ही ले लीजिए। अमेरिका में 401k जैसे रिटायरमेंट बचत के साधन सिर्फ 40-42 साल पुराने हैं। रोथ IRA तो और भी नया है। अच्छा। इसका मतलब है कि आज रिटायरमेंट की योजना बनाने की सलाह की तुलना सीधे 50 साल पहले की सलाह से नहीं की जा सकती, क्योंकि तब ये विकल्प थे ही नहीं। आज के रिटायर होने वाले लोग इतिहास में पहली पीढ़ी हैं जिनके पास इस तरह के साधन हैं। और वेंचर कैपिटल के बारे में क्या? आज तो ये शब्द हर तरफ सुनाई देता है। आज सुनाई देता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये उद्योग 25-30 साल पहले लगभग न के बराबर था। नाइकी के संस्थापक फिल नाइट ने अपनी किताब में लिखा है कि 60 के दशक में जब उन्होंने शुरुआत की तो नए उद्यमियों के लिए पैसा जुटाना वो लगभग असंभव था। सच में? हाँ, कोई वेंचर कैपिटल जैसी चीज नहीं थी। आपको सिर्फ ऐसे बैंकरों से बात करनी पड़ती थी जो जोखिम के नाम से ही कांपते थे। आज के स्टार्टअप फाउंडर्स इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तो शार्क टैंक देखते हुए बड़े हुए हैं। दुनिया ही बदल गई है। शेयर बाजार के बारे में भी यही सच है ना? S&P 500 इंडेक्स हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। बिल्कुल नहीं। 1976 से पहले इसमें वित्तीय स्टॉक शामिल ही नहीं थे। ओहो। आज वे इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। 50 साल पहले टेक्नोलॉजी स्टॉक की हिस्सेदारी लगभग शून्य थी। आज वे पूरे इंडेक्स पर हावी हैं। तो अगर कोई 1970 के S&P 500 के डेटा के आधार पर आज के बाजार के बारे में कोई गहरी भविष्यवाणी कर रहा है, तो वो एक तरह से सेब की तुलना संतरे से कर रहा है। वो एक अलग ही दुनिया थी। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अतीत के डेटा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। एक और दिलचस्प आंकड़ा है मंदी की आवृत्ति का। 1800 के दशक के अंत में अमेरिका में लगभग हर 2 साल में मंदी आती थी। हर 2 साल में? हाँ। 20वीं सदी की शुरुआत में ये औसत 5 साल हो गया और पिछली आधी सदी में ये औसतन हर 8 साल में आई है। साफ है कि अर्थव्यवस्था का ढांचा, उसे संभालने के लिए सरकार और सेंट्रल बैंक के तरीके, सब कुछ बदल गया है। चीजें अब वैसी नहीं है। इन बदलावों का एक निवेशक की सोच पर क्या असर होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम की कहानी में मिलता है।
मुझे याद है जब मैंने उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार पढ़ी थी। उसे निवेश की बाइबल माना जाता है, और सच कहूं तो उसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे अमीर बनने का कोई गुप्त फॉर्मूला हाथ लग गया हो, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। हाँ, हर नया निवेशक ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। स्रोत बताते हैं कि अगर आप आज ग्राहम के उन मशहूर फॉर्मूलों को बाजार में लागू करने की कोशिश करें तो वो ज्यादातर काम नहीं करेंगे। क्या? हाँ, उदाहरण के लिए उनका एक मशहूर नियम था कि ऐसी कंपनियां खरीदो जो अपने नेटवर्किंग एसेट से भी कम कीमत पर मिल रही हों, यानी उनके बैंक में पड़े कैश से भी सस्ती। लेकिन ये तो निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। ये कैसे काम नहीं कर सकता? क्योंकि दुनिया बदल गई है। आज ऐसी कंपनियां मिलना लगभग नामुमकिन है, सिवाय शायद उन कंपनियों के जिन पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप हो या जो दिवालिया होने की कगार पर हो। जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है कि बाजार ऐसी साफ सुथरी डील्स छोड़ता ही नहीं है। और यहाँ पे जेसन ज़्वाइग का विश्लेषण बहुत कमाल का है। वो बताते हैं कि लोग ग्राहम को एक ऐसे ऋषि की तरह देखते हैं जिन्होंने पत्थर की लकीर जैसे नियम बना दिए। लेकिन सच तो ये है कि ग्राहम खुद एक बहुत ही व्यवहारिक और लचीले निवेशक थे। वो अपनी किताब के हर नए संस्करण में पुराने फॉर्मूलों को हटाकर नए फॉर्मूले डालते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि बाजार एक सीखने वाली मशीन है। जैसे ही कोई रणनीति मशहूर होती है, बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल करने लगते हैं और उसका असर खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा सबूत तो शायद ग्राहम ने खुद दिया है ना, अपने जीवन के आखिरी दिनों में। हाँ, और ये कहानी इस पूरी चर्चा का सार है। 1976 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनका तरीका, यानी किसी एक स्टॉक का गहरा विस्तृत विश्लेषण करना, अभी भी एक अच्छी रणनीति है, और उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, आम तौर पर नहीं। मैं अब सिक्योरिटी एनालिसिस की विस्तृत तकनीकों का समर्थक नहीं हूं। ये 40 साल पहले एक फायदेमंद काम था, लेकिन तब से स्थिति बहुत बदल गई है। वाह! तो मतलब जिस इंसान ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव रखी, उसी ने आखिर में कह दिया कि अब उनके तरीके उतने कारगर नहीं रहे। ये तो सब कुछ बदल देता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर अतीत के फॉर्मूला काम नहीं करते, अगर दुनिया लगातार बदल रही है, तो क्या हमें इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? निवेश की दुनिया में एक मशहूर मुहावरा है, इस बार ये अलग है, और इसे अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सोचते हैं कि पुराने नियम लागू नहीं होंगे। और ये एक वाजिब चिंता है। लेकिन महान निवेशक जॉन टेम्पल्टन ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस बार ये अलग है। निवेश की दुनिया के 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं, लेकिन 20% मामलों में ये सचमुच अलग होता है। अच्छा। और एक निवेशक का काम ये पहचानना है कि वो कब उन 80% में है और कब उन 20% में है। हमें इतिहास को फेंकना नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। तो सही इस्तेमाल क्या है, अगर हम उससे खास भविष्यवाणी नहीं कर सकते? सही इस्तेमाल ये है कि हम इतिहास से विशिष्ट रुझानों या ट्रेंडों की भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। इसके बजाय इसका इस्तेमाल मानव व्यवहार के बारे में सामान्य और कालातीत सबक सीखने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे लोग लालच और डर में कैसे व्यवहार करते हैं, वे तनाव और अनिश्चितता में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, जब भीड़ एक ही दिशा में भागती है तो क्या होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हजारों सालों से नहीं बदली हैं। आप इतिहास में जितना पीछे जाते हैं, आपके सबक उतने ही सामान्य और व्यापक होने चाहिए, न कि विशिष्ट। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन ने इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी चीज से हैरान होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, ओह, मैं ये खास गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन असल में आश्चर्य से सीखने वाला सही सबक ये है कि दुनिया आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। इसका मतलब ये स्वीकार करना है कि हम अनुमान लगा ही नहीं सकते कि अगली बड़ी चौंकाने वाली चीज क्या होगी। हम अतीत के आश्चर्यों को भविष्य की सीमाओं का नक्शा नहीं बना सकते। हमें अतीत के आश्चर्यों को इस बात की स्वीकृति के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें सच में नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, और इसी विनम्रता के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो शायद यह है कि इतिहास को एक गाइडबुक की तरह नहीं,
बल्कि चेतावनी की कहानियों के एक संग्रह की तरह पढ़ना चाहिए। ये भविष्य का नक्शा नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया में कितने मोड़, कितनी खाइयां और कितने अप्रत्याशित तूफान आ सकते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। मुख्य बातें यही हैं। पहली, इतिहासकारों को भविष्यवक्ता मानने की भूल से बचें। दूसरी, उन असाधारण घटनाओं और ढांचागत बदलावों की ताकत को कभी कम न समझें जो दुनिया को नया आकार देते हैं। और तीसरी, इतिहास से विशिष्ट फॉर्मूले नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के बारे में व्यापक और कालातीत सबक सीखें। डर, लालच और आशा की कहानियां हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते और अतीत का नक्शा अविश्वसनीय है, तो एक अनिश्चित भविष्य के लिए तैयारी करने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? इसके लिए सिर्फ पिछले डेटा पर निर्भर रहने के बजाय किस तरह की मानसिकता या किस तरह के कौशल की जरूरत है?